हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा एमसीक्यू सीरीज 2024 फॉर पीजीटी कॉमर्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 ध्यान से देखना, इजी क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है। जरा सा भी दिमाग लगाओगे तो आसानी से इसको कर पाओगे। आपको क्या गिवन है? एबीसी 3 पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:1। इनमें से जो बी है, बी रिटायर हो रहा है और जो बी है वो ए से एक्वायर कर रहा है 40,000 और बी सी से एक्वायर कर रहा है 24,000 फॉर द शेयर ऑफ गुडविल। और आपको क्या कैलकुलेट करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। तो जितना शेयर गुडविल का एक्वायर करता है रिमेनिंग पार्टनर से, उसके बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं? गेनिंग रेशो। तो जो गेनिंग रेशो है इस सिचुएशन में, गेनिंग रेशो क्या हो जाएगा? ए और सी का जितना जितना उसने रिटायरिंग पार्टनर को पे किया है। तो ए ने पे किया है 40,000, बी ने पे किया है सी ने पे किया है 24,000। तो रेशो क्या हो गया? इसको आप कट करोगे, क्या आ जाएगा आपका? 5:3। ये आपका हो गया गेनिंग रेशो। यानी कि उसने अपने शेयर का 5th पार्ट दे दिया है ए को और 3rd पार्ट दे दिया है सी को। अब बी का शेयर कितना है? 2nd। यानी कि अगर हम बात करें शेयर की तो कितना कितना पोर्शन दिया है? उसका खुद का शेयर है 2/6। बी का अपना शेयर है फर्म में 2/6 और उसका कितना? 5 पार्ट। टोटल कितने पार्ट हो गए? 5 और 3 8। यानी कि 2/6 का 5/8 उसने दे दिया ए को और 2/6 का 3/8 उसने दे दिया किसको? सी को। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, जो गुडविल है, गुडविल ये डिसाइड कर रही है कि गेनिंग रेशो क्या होगा। तो हमने देखा कि 40 और 24 को रेशो में कन्वर्ट करके आया 5:3। अब उसका शेयर जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका शेयर है 2/6। तो ये जो उसका शेयर है उसको गेनिंग रेशो में क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो 2/6 को 5:3 में डिवाइड किया, यानी कि 2/6 इंटू 5/8 और सी के लिए 2/6 इंटू 3/8। इसको एलसीएम लेके सोल्व करेंगे और एलसीएम लेके आपके पास आ जाएगा 6 और इसका एलसीएम आप लो और सॉल्यूशन करो। तो ये आपके पास 5 2 जा 10 और 6 4 जा 8 6 जा 48, यानी कि 10/48 और यहाँ से 6/48 6/48। अब न्यू रेशो क्या होता है रिटायरिंग में? रिटायरिंग की सिचुएशन में न्यू रेशो इज इक्वल टू ओल्ड रेशो प्लस गेनिंग रेशो। तो हमारा जो ओल्ड रेशो है वो ए का ओल्ड रेशो था 3/6 और उसको कितना मिल गया? अभी हमने निकाला फ्रैक्शन में, ये तो हमने निकाला था शेयर के बेस पे, लेकिन उसके शेयर का कितना पोर्शन उसने दे दिया उसने 10/48। ये आ गया ए का गेनिंग रेशो। एलसीएम लेके इसको सोल्व करेंगे, यू विल गेट 34/48। सिमिलरली सी का जो ओल्ड शेयर था वो क्या था? 1/6। कितना उसको मिल गया? उसको बी ने अपने शेयर का दे दिया 6/48। एलसीएम लेंगे, सोल्व करेंगे। एलसीएम लेके सोल्व करके हमारे पास आ जाएगा 14/48। तो यहाँ पे कितना हो गया? ये 34 न्यू रेशो हो गया 34:40। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे क्योंकि ऐसा कोई ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है। 2 से इसको कट करेंगे, 34 17 हो जाएगा और 14 क्या हो जाएगा? 7। यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? 17:7। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। इसमें यही चीज़ थी। कई बार हम गलती क्या करते हैं, जो 5:3 है उसको डायरेक्टली हम ओल्ड पार्टनर के शेयर में ऐड कर देते हैं। तो ये चीज़ ध्यान रखना है कि ये गेनिंग रेशो है, यानी कि अपने शेयर का, एक्वायर वर्ड यूज़ किया हुआ है, अपने शेयर का इतना पोर्शन दे दिया तो उसका शेयर है 2/6। इतना पोर्शन दे दिया तो 2/6 का 5/8 पोर्शन दे दिया।
2/6 का 3/8 पोर्शन दे दिया। इस तरह से वैल्यू निकालनी है और ओल्ड रेशियो में क्या कर देना है, ऐड कर देना है। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। अनिल, विजेंद्र एंड चारू इक्वल पार्टनर हैं। ये चीज़ ध्यान रखना है, रेशियो क्या है, इक्वल है। इनकी कैपिटल 60/40/20 है और ऑन द सेम डे विजेंद्र रिटायर्स एंड टुक अवे अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर। विजेंद्र रिटायर हो गया और उसने अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर ले लिया 12,000 का। कैलकुलेट द बैलेंस अमाउंट शेल बी पेड टू विजेंद्र ऑन हिज रिटायरमेंट। उसकी रिटायरमेंट में उसको कितनी बैलेंस अमाउंट पे की जाएगी। अब इसमें ध्यान रखना, अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर उसने ले लिया यानी कि एक अनरिकॉर्डेड एसेट आई है, यानी कि यहाँ पे आप रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाओगे क्योंकि जब रिटायरमेंट होगी तो उसका बैलेंस निकालना है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपको पता है यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, डेबिट साइड में अगर कोई लायबिलिटी बढ़ गई है, एसेट कम हो गई है, उनको डेबिट साइड में लिखते हैं। एसेट की वैल्यू इंक्रीज हो गई है, लायबिलिटी डिक्रीज हो गई है, कोई अनरिकॉर्डेड एसेट है तो उसको क्रेडिट में लिखते हैं, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है तो डेबिट में। तो अब अनरिकॉर्डेड कंप्यूटर है यानी अनरिकॉर्डेड एसेट है तो ये आ गया आपका 12,000। और कोई रिवैल्यूएशन का आइटम हमारे पास नहीं है, इक्वल रेशो है यानी कि अनिल, विजेंद्र और चारू में ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा। 12,000 को इक्वल रेशो यानी कि 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,000 ईच। ए बी सी तीनों के पास 4,000 आ जाएगा। ठीक है, अब हम बात करें विजेंद्र की, तो विजेंद्र का जो कैपिटल का शेयर है वो है 40,000। 4,000 उसका रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट हो गया और 12,000 का उसने कंप्यूटर ले लिया, उसको क्या कर देंगे, माइनस। तो कितना बैलेंस हो गया, यहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे, ये 12 4 8 32 आ जाएगा। 44 माइनस 12,000 कितना आ जाएगा, 32,000। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बताइए क्लियर है कि नहीं। सिंपल सा है, बस ये चीज़ ध्यान रखनी होती है। यहाँ पे गड़बड़ क्या होती है, गड़बड़ होती है 12,000 को डिवाइड करना, डायरेक्टली माइनस नहीं करना है। तो बस यही चीज़ ध्यान रखनी है। कई बार ये चीज़ सबको पता है पर एग्जाम प्रेशर में हम ये चीज़ सोच नहीं पाते हैं। तो अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती है तो रिवैल्यूएशन बना के पहले बैलेंस निकालिए और फिर जो भी एसेट लायबिलिटी उसने टेक ओवर की है, एसेट की है तो माइनस, लायबिलिटी टेक ओवर की है तो लायबिलिटी टेक ओवर की है तो प्लस। क्लियर? नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। तारा मोटर्स लिमिटेड ने मशीनरी परचेज की है उषा एंड कंपनी से 4 लाख की, जिसके लिए उसने शेयर इशू किए गए हैं 8% डिबेंचर ऑफ 100 ईच एट अ डिस्काउंट ऑफ 20%। आपसे पूछा हुआ है डिबेंचर अकाउंट को किस वैल्यू से क्रेडिट किया जाएगा, यानी कि डिबेंचर कितनी वैल्यू के दिए जाएंगे, ये ध्यान रखना है। सॉरी, डिबेंचर तो वैल्यू तो बता रखी है 20% लेस, लेकिन जब एंट्री करेंगे तो डिबेंचर अकाउंट को किस अमाउंट से क्रेडिट किया जाएगा। सबसे पहले ऐसे सिचुएशन में हम क्या निकालते हैं, नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर। तो हमारी सिचुएशन में नंबर ऑफ डिबेंचर क्या होगा, सेल्स कंसीडरेशन, क्या होता है, सेल्स कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सेल कंसीडरेशन डिवाइडेड बाय इशू प्राइस। सेल्स कंसीडरेशन है 4 लाख और इशू प्राइस क्या है 100 ईच है, 20% डिस्काउंट है, यानी कि जो एक डिबेंचर है वो कितने में इशू किया गया है, 80 रुपीज़ में। एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, 100 का 20% 20 और 20 रुपीज़ डिस्काउंट है, 100 में से 20 गया 80। 4 लाख डिवाइडेड बाई 80 कितना आ रहा है, ये 5,000। ठीक है, इसको काटेंगे, 5,000 आ गया। अब डिबेंचर कितना है, 100 रुपये का। भाई डिबेंचर अकाउंट तो पूरा, ये तो इशू प्राइस था। डिबेंचर जो अकाउंट है उसको फुल वैल्यू से क्रेडिट किया जाता है। भाई कितने के डिबेंचर दिए हैं, 5,000 डिबेंचर है। एक डिबेंचर जो है 100 रुपीज़ का है, यानी कि कितना दिया गया, 5 लाख। तो डिबेंचर अकाउंट को किससे क्रेडिट करेंगे, डिबेंचर अकाउंट को क्रेडिट करेंगे 5 लाख रुपीज़ से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर।
क्लियर? यानी डिस्काउंटेड अमाउंट से को यूज़ करके आप नंबर ऑफ शेयर्स निकालेंगे, नंबर ऑफ डिबेंचर निकालेंगे एज पर सिचुएशन जो भी हो। और अगर आपको डिबेंचर अकाउंट या शेयर अकाउंट किस अमाउंट से क्रेडिट होगा तो नंबर ऑफ डिबेंचर या नंबर ऑफ शेयर्स को उनकी फेस वैल्यू से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैलेंस ऑफ टूर्नामेंट फंड एज ऑन 31 मार्च 2021। आपको बैलेंस दिया हुआ है टूर्नामेंट फंड का, डोनेशन रिसीव फॉर टूर्नामेंट फंड दी हुई है, एक्सपेंडिचर फॉर टूर्नामेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, और आपको निकालना है बैलेंस। और ये बैलेंस कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। एक चीज़ ध्यान रखना, अगर कोई फंड दिया होता है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम की होती है तो उस फंड को, उसकी एक्सपेंसेस को, उसकी इनकम को हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर में पोस्ट नहीं करते हैं, डायरेक्टली कहाँ पोस्ट करते हैं, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में सीधा सीधा फंडा है, जो उसमें प्लस हो रहा है, यानी कि इनकम है वो प्लस हो जाएगी और एक्सपेंडिचर क्या हो जाएगा, माइनस। जो टूर्नामेंट फंड का बैलेंस है वो कितना है आपका, 2,40,000। डोनेशन और रिसीव्ड हो गई, ये प्लस हो जाएगा, और उसके बाद एक्सपेंडिचर इंकर्ड माइनस हो जाएगा, इंटरेस्ट फंड पे जो मिला है वो इनकम है, वो क्या हो जाएगा, प्लस। इसको सोल्व करेंगे, 3 प्लस है 1 माइनस है, यू विल गेट 2,52,800। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर? तो बस ये ध्यान रखना है, कोई फंड है और उससे रिलेटेड एक्सपेंसेस और इनकम भी क्वेश्चन में गिवन होती हैं तो डायरेक्टली बैलेंस शीट में जाता है। क्योंकि एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है सिचुएशन देखिए कि बैलेंस शीट में जाएगा या इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा। नाउ मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्रेडिटर्स आर ₹50,000 in the balance sheet of the partnership firm. Creditor worth 10,000 agreed to accept an unrecorded asset of 8,000 in full settlement, and remaining creditor agreed to accept 5,000 less amount. 50,000 के क्रेडिटर थे, उसमें से 10,000 वालों ने 8,000 की कोई एसेट ले ली फुल सेटलमेंट में, और बचे हुए को 5% कम पर पेमेंट कर दी। कैलकुलेट द अमाउंट विल बी पेड टू क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई जो ये 8,000 है ये पे नहीं किया, उन्होंने एसेट टेक ओवर कर ली, तो इसको पेमेंट में शामिल नहीं करना है। पे कितना किया, जो रिमेनिंग वाला है, तो 50,000 में से 10,000 वाले ये हट गए जिन्होंने एसेट टेक ओवर कर ली, तो पे कितने को किया गया, पे किया गया 40,000 को। इनको 5% लेस पे किया गया, 40,000 का 5%, यह आ जाएगा आपका 2,000, और बैलेंस अमाउंट आ गई 38,000। तो अब कितना पे किया क्रेडिटर के लिए, क्रेडिटर के पे किया 38,000, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर? मैं पहले EMRS का जो रिसेंटली पेपर हुआ है उसी के क्वेश्चंस आपको करा रही हूँ, और पहले मैंने न्यूमेरिकल को टारगेट किया है कि जो न्यूमेरिकल हैं आपको पता चल जाए वो न्यूमेरिकल कैसे करने हैं। इसमें काफ़ी अच्छे खासे न्यूमेरिकल आए थे इस एग्ज़ाम में। ठीक है, क्लियर है? 38,000 क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि उन्होंने ऐसे टेक ओवर किया, उसको पेमेंट में कंसीडर नहीं करेंगे। अगर क्वेश्चन ये पूछता है अमाउंट पेड टू क्रेडिटर, तो जिनको आप कैश पे कर रहे हो या बैंक के थ्रू पे कर रहे हो, जो भी वट उसको आप इस पर्टिकुलर कैलकुलेशन में कंसीडर करेंगे। क्लियर? तो ये थे आज के 5 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ और नए क्वेश्चंस के साथ।